हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। लेक्चर को आप लोग प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे और आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सारे प्रॉब्लम आप पे क्लियर हो जा रहे होंगे और डाउट भी आपको में भी बहुत कमी होगा आप लोगों को। आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू पढ़िए, इसके बाद जो भी डाउट हो आप हमसे पूछिए। तो हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या क्या बात किए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो पॉसिबिलिटी थी, या तो D2sp3 बनेगा या तो sp3D2 बनेगा। सेकंड बात किए थे डायमैग्नेटिक नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। फिर थर्ड पॉइंट बात किए थे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन में मैंने बताया था कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। और हाई स्पिन में क्या होता है, जब आपके मैग्नेटिक मोमेंट में कोई भी चेंजिंग ना हो। इसके बाद फिर हम बात किए थे आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो जब आपका D2sp3 बनता है, क्या बनता है, D2sp3, तो इसे क्या बोलते हैं, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। और जब आपका sp3D2 बनता है तो क्या बोलते हैं, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल हम बात किए थे आयरन H2O6 2+, जैसे दो एग्जांपल के बारे में बात किए थे, आयरन H2O6 2+। सेकेंड एग्जांपल की बात किए FeCN6 4-। तो अगर हम बात करें तो आयरन H2O6 2+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3D2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, D2sp3। तो जब D2sp3 आता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब आपका sp3D2 आ जाए, मतलब आउटर डी आ जाए, तो क्या बोलते हैं, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ तक बात हो चुकी थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे 2-3 एक्सेप्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। तो तो यहाँ पे समझना बच्चों, एक एक पॉइंट को समझना। तो मैंने बताया था कि जब मेटल और लिगेंड्स के बीच बॉन्ड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, तो उस केस में लिगेंड्स हमारा क्या कहलाता है, SFL कहलाएगा। क्या कहलाएगा, SFL कहलाएगा। लेकिन जब मेटल और लिगेंड्स के बीच बनने वाला बॉन्ड वीक हो तो वहाँ पे क्या बनेगा, क्या बोलेंगे, WFL बोलेंगे, वीक फिट लाइगेंड। जब मेटल और लाइगेंड्स के बीच बनने वाला बॉन्ड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो उस केस में लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, SFL, मीन्स स्ट्रॉन्ग फिट लाइगेंड। अब जब मेटल और लिगेंड्स के बीच बॉन्ड क्या हो, वीक हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, WFL। तो जब एग्जांपल देखा गया कि मेटल का अमोनिया के साथ, मेटल का CN के साथ, मेटल का CO के साथ, इनके साथ बनने वाला जो बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसे क्या बोला है, SFL, मीन्स वहाँ पे क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, बात करें हैलोजेंस की बात करें, तो उस केस में मेटल और लाइगेंड्स के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होगा। तो उस केस में क्या होता है कि पेयरिंग नहीं हो पाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उनके बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, तो उस केस में पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन आपको कहीं न कहीं आपको एक्सेप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, डी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होता है। अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में क्या होगा, D5, मैग्नीज में भी D5,
आयरन में D6, कोबाल्ट में D7, निकिल में D8 और कॉपर में क्या होता है D10। तो क्रोमियम से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। आपके 11 में पढ़ाया गया था जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बढ़ेगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेटल और लिगेंड्स के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बढ़ जाएगा। तो मैंने बताया कि जब मेटल और लिगेंड्स के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा स्ट्रांग होगा, तो उस केस में लिगेंड्स क्या कहलाएगा एसएफएल कहलाएगा। फिर से सुनना बच्चों, जैसे जैसे क्रोमियम से कॉपर की तरफ जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन क्या होगा इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मेटल और लिगेंड्स के बीच बनने वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाता है पेयरिंग हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बात किए थे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। तो मैंने बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन वाले कैसे लिगेंड्स कहलाते हैं एसएफएल कहलाते हैं, और ऑक्सीजन और हेलोजन वाले क्या कहलाते हैं WFL। अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो एसएफएल में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अमोनिया सबसे कम होगा। अमोनिया के अगर बात करें सीरीज की बात करें तो अमोनिया के बाद आपको मिलेगा NO2 मिलेगा, फिर CN मिलेगा, फिर CO, बीच में आपको क्या मिलेगा बच्चों बाइपिरिडिन। तो अमोनिया कहाँ पे है एकदम लास्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे है बताया गया अमोनिया, ध्यान सुनना, यहाँ पे अमोनिया एक्ट एज WFL मतलब वेट फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करेगा। किसके लिए क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+ एंड आयरन 2+। पॉइंट को समझना बच्चों। अगर हम बात करें तो अमोनिया क्या होता है हमारा एसएफएल होता है, अमोनिया क्या होता है एसएफएल होगा, लेकिन क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+ और आयरन 2+ के केस में क्या काम करेगा WFL। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात करें क्रोमियम मैग्नीज आयरन, क्रोमियम मैग्नीज आयरन की बात करें तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होगा कम होगा। जब जेड इफेक्टिव कम होगा तो मेटल लिगेंड्स के बीच बनने वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा वीक होगा। तो उस केस में अमोनिया किस तरह काम करेगा WFL की तरह काम करेगा। फिर से सुनना, क्रोमियम से कॉपर की तरफ जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो मेटल लिगेंड्स के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मीन्स लिगेंड्स की स्ट्रेंथ क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या होता है एक्ट एज WFL किसके लिए क्रोमियम मैग्नीज आयरन 2+। ऐसा क्यों? आपको पता है कि क्रोमियम से आयरन की तरफ जाते हैं, क्रोमियम से आयरन की तरफ जा रहे हैं तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन यहाँ तक उतनी जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ पाता है। क्रोमियम से आयरन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है। तो उस केस में अमोनिया किस तरह काम करने लगता है WFL की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होगा कम होगा, तो मेटल और लिगेंड्स के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होगा वीक होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए, यहाँ सुनो, अगर आपसे कहा जाए क्रोमियम NH3 2+। पॉइंट को समझना बच्चों, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। हाँ चलिए पहले इस पॉइंट को मिटाते हैं, इसके बाद इस पर कुछ प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए क्रोमियम NH3 2+। सेकेंड बात करें मैग्नीज NH3 2+। और थर्ड अगर हम बात करें कोबाल्ट या निकिल ले लेते हैं, निकिल NH3 2+। और अगला नोट के कोबाल्ट
H3 का होल 6 प्लस। यहाँ सुनना बच्चों, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होता है मेटल लिगेंड्स के बीच बनने वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब कि लिगेंड किसकी तरह काम करेगा, SFL की तरह। क्रोमियम मैग्नीज आयरन के केस में जेड इफेक्टिव कम होगा। तो अमोनिया के साथ कैसा बॉन्ड अमोनिया के साथ कैसा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा, मीन्स किस तरह काम करेगा, WFL के केस में। तो यहाँ पे हम बात करें क्रोमियम मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, sp3d2 बनेगा। क्योंकि क्रोमियम 2+ की बात करेंगे तो क्रोमियम 2+ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे D4 और मैग्नीज में क्या होगा, D5। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो 3D में एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। तो कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल यूज करेंगे, 4D वाला करेंगे। बात समझ में आ रही। लेकिन निकिल और कोबाल्ट के केस में बात करेंगे तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेटल और लाइगेंड्स के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में अमोनिया किस तरह काम करेगा, SFL की तरह। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉरी बेटा यहाँ पे फोर होगा। आगे हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ 4 होगा। आगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बात करेंगे बच्चों। तो निकिल NH4 और यहाँ पे कोबाल्ट NH6। तो इसको अभी रहने दीजिए। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा SFL की तरह काम करेगा, और SFL में क्या बनेगा, D2sp3 बनेगा। हाँ समझ में आ रही। चलिए आगे हम सेकंड पॉइंट की बात करें। यदि कोबाल्ट हमारा किस स्टेट में दिया गया, 3+ स्टेट में दिया गया। अगर हम बात करें कोबाल्ट किस में दिया गया, 3+ स्टेट में दिया गया, तो यहाँ पर लिखा कोबाल्ट 3+ आयंस विथ वाटर ऑक्जिलेट OH-, मीन्स कोबाल्ट के साथ क्या अटैच हो, वाटर हो सकता है, ऑक्जिलेट हो सकता है, OH- हो सकता है। तो उस केस में हमारा लिगेंड्स जो होगा किस तरह काम करेगा, SFL की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा बच्चों, SFL की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कोबाल्ट H2O6 3+, तो यहाँ कोबाल्ट पे कितना आएगा, +3 आएगा। तो यहाँ पे वाटर तो आपको होता है WFL, वाटर हमारा क्या होता है, WFL, मतलब वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। लेकिन कोबाल्ट 3+ के स्टेट में किस तरह काम करेगा, SFL की तरह काम करेगा। SFL का मतलब क्या बनेगा, D2sp3 बनेगा। अगला पॉइंट नोट करना बच्चों, फिर हम इस पर कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल लिगेंड्स आर SFL, मतलब जितने भी लिगेंड्स आपने पढ़ा हो वो क्या काम करेंगे, SFL, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसके लिए, 4D एंड 5D सीरीज, और साथ में क्या दिया गया, +4 आयंस। या तो 4D सीरीज का दिया गया हो, या 5D सीरीज का दिया गया, या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाए, +4 आ जाए। तो उस केस में हमारे जितने भी लिगेंड्स होंगे वो हमारा किस तरह काम करेंगे, SFL की तरह। फिर से सुनना, 4D सीरीज के कोई भी एग्जाम्पल दिया गया, या 5D सीरीज का कोई भी एग्जाम्पल दिया गया, या कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें सेंट्रल मेटल आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है, तो उस केस में हमारा जो लाइगेंड्स होगा वो SFL की तरह काम करेगा। सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+ के केस में निकिल जो होगा हमारा WFL की तरह काम करेगा। बाकी जितने भी मिलेंगे उसमें अमोनिया हमारा SFL की तरह काम करेगा। सिर्फ क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+ के केस में WFL के केस काम करेगा। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर के साथ SFL की तरह काम करेगा। अगला पॉइंट सुना, यदि क्रोमियम पे 3+ आ जाए, मैग्नीज पे 3+ आ जाए, आयरन पे 3+ आ जाए, तो अमोनिया उस केस में SFL की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स की तरह काम। फिर सुना, अमोनिया जो होता है बच्चों हमारा SFL होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है। लेकिन 3 केस में, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+ के केस में WFL होगा। बात समझ में आ रही।
कोबाल्ट 2 प्लस, निकिल 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस के केस में क्या होगा, SFL होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्रोमियम 3 प्लस दे दिया जाए, मैग्नीज 3 प्लस दे दिया जाए और आयरन 3 प्लस दे दिया जाए, उस केस में अमोनिया हमारा SFL की तरह काम करेगा। सेकंड बात किए थे कोबाल्ट 3 प्लस वाटर ऑक्जिलेट या OH दिया गया है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, WFL होते हैं, लेकिन कोबाल्ट 3 प्लस के साथ क्या बनाएगा, SFL बनाएगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लाएंगे। फिर इसके बाद बात करें 4D सीरीज, 5D सीरीज या +4 आयंस वाली जितने भी होते हैं, उस केस में लिगेंड्स जो होंगे हमारे किस तरह काम करेंगे, SFL की तरह काम करेंगे। तो चलिए हम उस प्रॉब्लम पे बात करते हैं। एक एक पॉइंट को सुनना बच्चों, जहाँ भी डाउट होगा क्लियर करिएगा। अगर यहाँ की हम बात करें कोबाल्ट H2O6 3 प्लस, और यहाँ पे क्या कोबाल्ट H2O6 2 प्लस। ध्यान सुनिएगा, सारे प्रॉब्लम करा दिए गए, हम सीधे बात आंसर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कोबाल्ट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कोबाल्ट क्या आएगा, +3 आएगा। यहाँ पे कोबाल्ट पे क्या आएगा, +2 आएगा। वाटर दिया गया लिगेंड्स, लाइगेंड्स यहाँ पे क्या दिया गया है, लाइगेंड्स यहाँ पे वाटर दिया गया है। कोबाल्ट 3 प्लस की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3D6 होगा। और यहाँ पे कोबाल्ट 2 प्लस दिया गया तो क्या बनेगा, आर्गन 3D7। यहाँ पे भी लिगेंड्स क्या है, वाटर दिया गया है। आप समझना, मैंने बताया कि कोबाल्ट 3 प्लस के केस में वाटर किस तरह काम करेगा, SFL की तरह। लेकिन कोबाल्ट 2 प्लस के केस में किस तरह काम करेगा बच्चों, WFL। यहाँ पे कोबाल्ट 3 प्लस के केस में वाटर SFL की तरह इसलिए काम कर रहा है क्योंकि साइज कम हो रही, और साइज के कम होने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, बॉन्ड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। तो अगर यहाँ की बात करेंगे तो क्या आएगा, पेयरिंग हो जाएगी, SFL है, D6 है, तो D6 का मतलब क्या होगा, समझना 1 2 3 4 5 6, तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस केस में क्या आएगा, D2sp3। नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। नेचर क्या होगा बच्चों, डायामैग्नेटिक। यहाँ की बात करें तो कोबाल्ट 2 प्लस है, तो 2 प्लस के केस में वाटर क्या होगा, WFL की तरफ काम करेगा, मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए चलिए बेटा, यहाँ पे हम बात करें NiCl6 2- समझना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया गया। यहाँ पे NiCl6 समझना, एक एक पॉइंट को 4-। सबसे पहले हम बात करें निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4 आएगा। यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2।
एक एक पॉइंट को समझना। अगर हम बात करें क्लोरीन हमारा यहाँ पे क्या होगा, WFL की तरह होता है, आपने पढ़ा है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या होगा, ये भी WFL होता है। लेकिन याद करिए मैंने बताया था स्टेटमेंट कि यदि कोई भी आपका मेटल लिया गया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +4 हो, उस केस में कोई भी आपका लाइगेंस दिया गया, चाहे WFL का दिया गया हो या SFL का दिया गया, हमेशा किस तरह बिहेव करेगा, SFL की तरफ। तो यहाँ पे जो क्लोरीन दिया गया है वो SFL की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ निकेल +2 है तो यहाँ पे क्या काम करेगा, WFL की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, D2sp3 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। यहाँ पे निकेल +4 दिया गया है, निकेल +4, और निकेल +4 का मतलब क्या बनेगा, 3d6, और यहाँ पे क्या बनेगा, 3d8 बनेगा। तो इससे काफ़ी आपसे प्रॉब्लम कराया गया है। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और NCERT में 4-5 प्रॉब्लम दिए गए हैं, वो सारे प्रॉब्लम आपके हो गए हैं। जो CBSE 10 ईयर्स में जितनी प्रॉब्लम कराए गए थे वो सारे प्रॉब्लम आपको करा दिए गए हैं। ये सब चीज़ें बता दें कि अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कम से कम आप प्रॉब्लम को कर सकें। तो इसको नोट करिए। फिर बच्चों हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको काफ़ी लंबा चला, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। और आपके NCERT में सिर्फ 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, और उन्हीं 4 एग्जाम्पल्स आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन वगैरह भी होंगे, हम सारे प्रॉब्लम आपको कराएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में, और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बनेगा sp3, क्योंकि 4 है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, पहले एक s 3 p। तो अगर sp3 आ रहा है तो नेचर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, dsp2। यह dsp2 आ रहा है तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो अगर dsp2 की बात करें तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होगा कौन सा होगा, इनर d ऑर्बिटल होगा। पास में आ रही है, इतनी चीज़ें आपको नोट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो sp3 बनेगा या dsp2 बनेगा। अगर sp3 आ रहा है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगा, और dsp2 आ रहा है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अब एक एक पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। तो दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपकी एग्जाम पूछा कैसे जाता है, NiCl4 2- पर नोट करिए। सेकेंड NiCN4 2-। बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया गया है। अगर जिन बच्चों का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता तो आप जाइए प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पे एक कंप्लीट लेक्चर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, तो बार बार यहाँ पे उसको जो है रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयंस क्या दिया गया, निकिल। और निकिल पे चार्ज कितना आएगा, +2, क्योंकि निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। एक एक पॉइंट को समझना।
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया गया, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या sp3 होगा या क्या होगा, dsp2। एक एक पॉइंट को समझना। सेंट्रल मेटल आयंस क्या दिया गया, निकेल 2+ दिया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लाइगेंड्स दिया गया है, क्या दिया गया है, क्लोरीन। और क्लोरीन क्या होगा, WFL होगा पास में। इसके बाद देखिए पहला पॉइंट आपको सेंट्रल मेटल आयंस बताना है, सेकेंड आप चेक करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड चेक करेंगे लाइगेंड्स, और फोर्थ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 2+। तो निकेल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d8 4s0 एंड 4p0। निकेल का क्या होता है, आर्गन 3d8 4s2, लेकिन यहाँ पे 2 चार्ज आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा, s से। और फिफ्थ पॉइंट क्या करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे NiCl4 2-, या इसको रहने दीजिए, यही भी बना लीजिए। चलिए, तो डी में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, ये आपका 3d हो गया, ये आपका 4s हो गया, और ये आपका क्या होगा बच्चों, 4p। पहले ये बताइए क्लोरीन डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो आपको लिखना है। अब ये बताइए क्लोरीन कैसा लिगेंड है, WFL। क्या यहाँ पेयरिंग होगी, नहीं होगी पेयरिंग, क्योंकि WFL कैसे पेयरिंग नहीं होती। यहाँ तक क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया, 4। तो मुझे कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया गया तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4। तो क्या 3D में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं। एक कहाँ से लेंगे, एक यहाँ पे आएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब Cl 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 Cl। तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल कौन से, S के 1 और P के 3। तो क्या बनेगा, sp3। पास है। अगर sp3 आ रहा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब आपसे पूछा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, क्या बताएंगे, पैरामैग्नेटिक रीजन क्या, 1 2। क्या यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या बताएंगे, पैरा, क्या नेचर होता है इसका, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो अगर आपसे पूछा है NiCl4 2- क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ रही। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। चलिए बेटा, यहाँ के इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे भी सेंट्रल मेटल आयन क्या दिया गया है, निकेल 2+। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। NiCN4, Cn मोनोडेंटेट है, 1/4। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो क्या होगा sp3 होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या dsp2। बात करें यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया है, लाइगेंड्स दिया गया Cn-, और Cn- क्या होगा आपका SFL होता है। अब पहला पॉइंट आपको क्या पता करना है बच्चों, सेंट्रल मेटल आयन पता करना है। सेकंड आपको पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया। थर्ड पॉइंट क्या पता है, लाइगेंड्स। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स दिया गया है आपको चेक करना है कि WFL है कि SFL है। तो Cl- हमारा क्या होता है, SFL होगा। अगर SFL है तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग। चलिए
फोर्थ पॉइंट क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल 2+, क्या बनेगा, आर्गन 3d8 4s0 एंड 4p0। तो बेटा यहाँ एक कॉमन होगा, यहाँ पे भी कॉमन है, लिगेंड्स में यहाँ WFL दिया गया, यहाँ पे SFL, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है। चलिए सबसे पहले बनाइए यहाँ पे ऑर्बिटल, ये आपका बनेगा 3d, ये आपका 4s, ये आपका क्या होगा 4p। पहले इलेक्ट्रॉन मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन 0 और p में इलेक्ट्रॉन 0। चलिए यहाँ तो बच्चों क्लियर हो गया। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे लिगेंड्स क्या दिया गया, Cn-, और Cn- क्या होता है, SFL होगा। तो SFL के केस में क्या होता है, अनपेयर्ड क्या होते हैं, पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो अनपेयर्ड है कि नहीं है, ये दोनों अनपेयर्ड हैं, तो ए वाला क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। तो बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल बच गया। अब समझना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया, 4, या तो क्या बनेगा sp3 बनेगा या dsp2। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 कहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा क्योंकि एक ऑलरेडी फ्री है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब यहाँ पर क्या होगा Cn-, Cn-, तो D कितने ऑर्बिटल, 1, S का 1, P का 2, क्या बनेगा dsp2। तो यहाँ पे क्या बनेगा dsp2। अगर dsp2 आ रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेन है। अब ये बताएं डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, आप क्या बताएंगे, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड कंडीशन में है, यहाँ पे पेयरिंग है और यहाँ भी पेयर्ड, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, आप CBSE 10 ईयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपको समझ में आए। पूछा जाता है NiCl4 2- जो टेट्राहेड्रल होता है, बट NiCl4 2- स्क्वायर प्लेन है, आप पूरा बनाएंगे प्रूफ। या आपसे पूछा जाता है कि NiCl4 पैरामैग्नेटिक होता है बट NiCl4 डायमैग्नेटिक। तो रीजन क्या बताएंगे कि इसके पास क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीसरा पूछा जाता है कि NiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है बट NiCl4 2- का dsp2 आता है। तो इस तरह 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, या तो सिंपल पूछेगा या दोनों को साथ में पूछता है। तो दोनों एग्जाम्पल आपको बेटा समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, नोट करिए। चलिए आपके हो गए होंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल बेटा NiCl4 हो गया। हम बात करने जा रहे हैं NiCO4। ये आपके सामने दिया गया है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, परेशान मत होइए। निकिल, ये आपका कार्बोनिल है बेटा, कोबाल्ट मत समझिएगा, कुछ बच्चे से कोबाल्ट बोलते हैं, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल कितना आएगा, 0।
एक्स, CO पे चार्ज 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या दिया गया है, निकेल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया है, 4। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3 होगा या क्या होगा, dsp4। अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे लाइगेंड्स में क्या दिया गया है, CO, और CO हमारा क्या होगा, SFL। फोर्थ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल। निकेल के क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बच्चों, आर्गन। यहाँ सुनना 3d8 4s2 4p0 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डी के ऑर्बिटल बनाइए, 1 2 3 4 5। ये आपको होगा 3d8, यहाँ पे क्या होगा 4s, और यहाँ पे क्या बनेगा 4p। ये आपका 3d8 4s 4p। यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन दी, 2, यहाँ पे 0। पहले आप भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। चलिए यहाँ तक तो बेटा आपने भर लिया है। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे लाइगेंड्स क्या दिया गया है, कार्बोनिल दिया गया। कार्बोनिल कैसा लाइगेंड्स होता है, SFL। तो SFL क्या करता है, पेयरिंग करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, S में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपस में पेयरिंग कर जाते हैं, लेकिन जब S में इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या होता है, S वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3D वाले अनपेयर्ड को क्या करेगा, पेयर्ड करेगा। फिर सुनना, यदि S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया है तो ये आपस में पेयरिंग करेंगे, लेकिन यदि S में इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो S का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3D वाले अनपेयर्ड को क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया, इसके साथ पेयरिंग कर दिया। अभी भी एक अनपेयर्ड है तो ये वाला जंप किया और इसको पेयर कर दिया। पास में आ रही है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई। अब समझना कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर होगा कि आपने पेयरिंग करा लिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया गया, मुझे 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या 3D के पास एक डी है, नहीं, ये पूरी तरह से कंप्लीट है। तो पहला वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा, CO 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 CO। अब चेक करिए S के कितने हैं, 1, P कितने हैं, 3, क्या बनेगा sp3। तो यहाँ पे क्या आएगा, sp3 आएगा। चलिए अगर sp3 आ रहा, टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेन है, टेट्राहेड्रल। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैसे, क्योंकि ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड कंडीशन में है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, तो इसका नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा। फिर समझना कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 चाहिए। एक S मिलेगा और 3 P मिलेगा, क्या बनेगा, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक क्या होगा, डायमैग्नेटिक। बात समझ में आ रही, तो बच्चों इसको नोट करिए। और आज के इतना है, आपको 3 प्रॉब्लम करा दिए गए हैं, ये तीनों आपके NCERT के हैं। आप CBSE 10 ईयर्स के पेपर ले लीजिए, आप उसको सॉल्व करिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब तक आप पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, NCERT नहीं सॉल्व करेंगे, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा बेटा। आप लेक्चर पढ़ते जाइए, कुछ भी नहीं आएगा। जब तक आप खुद प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करोगे, सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व करोगे, आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल आके लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और CFT के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।